नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। विषय क्या है? हमारी जो क्लासें हैं, चाहे वो स्कूल व्याख्याता की भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, चाहे फिर अध्यापक भर्ती या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, सभी मेरे जितने भी साथी हैं तैयारी करने वाले, उनको मुख्य रूप से राष्ट्रपति का जो टॉपिक है इसकी प्रिपरेशन तो करनी ही करनी पड़ती है। मैं आज आप लोगों को पूरे वीडियो को देखना, लास्ट तक पूरी क्लास को अगर आप लोग देखोगे तो मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ आपका कोई भी किसी भी प्रकार का टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम जो पढ़ेंगे उसमें हम अपने देश की सरकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती या फिर अध्यापक भर्ती या अन्य भर्ती परीक्षाओं में जो चलता है, उसमें हम सबसे पहले जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, मैं केंद्र सरकार के बारे में बात करूंगा। आज से हमारा आज से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो केंद्र सरकार होगा। उसके बाद में हम राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। दोस्तों, मैं आपका शुरू का 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं। एक बार इस चीज को समझ लोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में 4-5 नंबर का ये 4-5 जो प्रश्न आते हैं वो आप लोगों की छूटेंगे नहीं। देखो, केंद्र सरकार के अगर अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पढ़ेंगे इसमें एक तो अपन। राष्ट्रपति के बाद में हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे प्रधानमंत्री हो गया, अपने इसमें प्रधानमंत्री हो गया, पूरा का पूरा इसमें मंत्रिमंडल हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया इसमें मंत्रिमंडल हो गया, महान्यायवादी हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी इसी में मैं करवा दूंगा, जुडिशरी पे इसमें साथ लेके चलूंगा। फिर अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं तो राज्य सरकार का मतलब होगा कि मुख्यमंत्री और राज्य का मंत्रिमंडल, राज्य का मंत्रिमंडल हो गया, और उसके साथ साथ में राज्यपाल भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को। और फिर स्थानीय सरकार की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपने पंचायत राज और नगर पालिका, यानी कि मैं जो सरकार के अपने देश की जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, इसके में तीनों स्तर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, यानी कि अपन इस पूरे के पूरे टॉपिक को अगर कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लेते हैं तो अपने 4-5 नंबर के प्रश्न स्कूल व्याख्याता भर्ती में, तो मैं आपको एक वादा करता हूं कि अगर इस पूरी क्लास को अगर आप लोग देख लोगे तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो मैं आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो हमारा मुख्य विषय होगा राष्ट्रपति का। देखो साथियों, राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो इनका जो राष्ट्रपति का जो विषय होगा ये हमारे संविधान के भाग 5 में जुड़ा हुआ है। भाग 5 का विषय है ये, ठीक है। ये मोटे मोटे फैक्ट मानो, चाहे आप इनको रट के मानो चाहे समझ के मानो, भाग 4 तक का जो हमारा भाग है संविधान का, तो उसके अंदर हम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व वगैरह वो सारी की सारी चीजें हम देखते हैं। तो एक बार मैं भाग 5 से स्टार्ट कर रहा हूं और भाग 5 में हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के ऊपर। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का जो अपना प्रश्न जो कहीं ना कहीं बनते हैं, साधारण से प्रश्न अपने ये भी पूछे जा सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का जो है संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 5 में है। और अनुच्छेद 52 से हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। हम अनुच्छेद 52 से, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मैं जल्दी जल्दी भी लिखूंगा, वैसे थोड़ा बहुत आप इन चीजों से समझ लेना। भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अच्छा, इसके अलावा अनुच्छेद 53 ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं कि जो अध्यापक भर्तियों में तो इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारत की या संघ सरकार की, भारत की जगह आप संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका की जो शक्तियां होगी वो किस में निहित होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। वो किस में निहित होगी, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के द्वारा इन शक्तियों को प्रयोग में लेगा। यानी कि अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारत की या संघ की जो भी शक्तियां होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम से इन शक्तियों को काम में लेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53, ये मैं आप लोगों को
जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक को स्टार्ट करवाने के साथ साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। अब मैं सीधा ही राष्ट्रपति के, देखो ये दोनों तो जनरली सबको ही पता होता है, पर फिर भी देख लेना एक बार। अब अनुच्छेद 54 जो कि अपने लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अनुच्छेद 54 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हम बात करते हैं। राष्ट्रपति के काय के बारे में बात करेंगे, हम निर्वाचन के बारे में बात करेंगे। देखो मैं एक चीज बता दूं, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद है वो राज्य का प्रमुख और देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है, एक निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल। देखो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रीति से होता है। और अप्रत्यक्ष रीति से कैसे होगा, इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन चीजें शामिल होती है वो मैं बता दूं। संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य, केवल इनके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। दूसरा मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं कि राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट जो और जुड़ गया, 70वां संविधान संशोधन अनुच्छेद पे, मतलब ये 70वें संविधान संशोधन के तहत, आप याद भी रख लेना, ये पूछ लेते हैं कई बार कि 70वें संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी यानी कि केंद्र शासित 2 प्रदेश हैं, ये केवल ये कौन से प्रदेश हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों, दिल्ली और पुडुचेरी। ये 70वें संविधान संशोधन के बाद में यानी 1995 के बाद में, ये 1995 के बाद में दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य, इसमें भी कौन सी चीज आएगी, इसमें भी निर्वाचित सदस्य होंगे। अब देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। उस निर्वाचक मंडल के अंतर्गत कौन सी चीजें आती है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, निर्वाचित सदस्य, ना कि इसमें मनोनीत सदस्यों का कुछ भी होता, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे भी मनोनीत सदस्य नहीं होते। और 70वें संविधान संशोधन के बाद में दिल्ली और पुडुचेरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, उनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे हम संसद के दोनों सदन लेते हैं तो अपने देश में कुछ राज्यों में विधान परिषद है, अपने देश में कुछ राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। तो विधान परिषद है तो यानी कि विधान परिषद के सदस्यों का, चाहे भले वो निर्वाचित हो, निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत दोनों का ही इसमें चुनावों में भागीदारी नहीं होती है। ये बहुत ही गजब की चीज है, ध्यान रख लेना। अधिकांशतः लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं रहता है। तो ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ूंगा। यानी कि हम अनुच्छेद 54 की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो बात कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करूं कि अब जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इसके बारे में पूछ लेता, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पे होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अनुपातिक, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक निर्वाचन, अनुपातिक निर्वाचन या फिर आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या इसको हम कह सकते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसको हम हेयर प्रणाली भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हेयर
प्रणाली। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर होता है, कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पे, एकल संक्रमणीय मतों के आधार पे। और ये जो होता है वो गुप्त मतदान होता है, ये जो होता है वो कैसा होता है, गुप्त मतदान होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद में राष्ट्रपति की चुनाव की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति की चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उन विवादों की सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी, और सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय जो होगा वही क्या होगा, इसमें अंतिम निर्णय माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसमें क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रकार के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रकार के जो विवाद होते हैं, उन विवादों का जो निपटारा होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होता है, उनका फैसला अंतिम होता है। और चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि किसी सदन में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कि कोई सदस्य है कि नहीं है, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे मैं समझाऊं आपको बात, मान के चलो कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा, आपने प्रति 5 वर्ष बाद में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर किसी राज्य की विधानसभा उस दौरान भंग है जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, तो वो राज्य या उस राज्य के प्रतिनिधि इस चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका नहीं लगा सकते हैं कि साहब हमारा प्रतिनिधि तो नहीं है। ये कोई भी किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होता है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक राज्य की विधानसभा भंग होने की वजह से राष्ट्रपति के चुनावों को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो एक निश्चित समय के ऊपर होते, प्रति 5 वर्ष बाद में होते, इसलिए इसको हम भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगला जो पॉइंट होगा कि राष्ट्रपति के लिए कौन व्यक्ति निर्वाचन में भाग ले सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए कुछ अहर्ताएं होती है, राष्ट्रपति के लिए कुछ क्या होती है, अहर्ताएं होती है। और इन अहर्ताओं की हम बात करें तो ये अहर्ताएं अनुच्छेद 58 में होती है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 58 के तहत है। अब इन अहर्ताओं की मैं बात करूं तो ये अहर्ताएं कौन कौन सी होगी। आप लोग सब जानते हैं कि वह भारत का नागरिक है, राष्ट्रपति का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो वह भारत का नागरिक हो, उसके अलावा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और दूसरी बात इसके अलावा यह है कि वो किसी भी प्रकार के प्राधिकरण में लाभ के पद पे ना हो, यानी कि वो किसी भी प्रकार के, यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण, एक शब्द और है इसमें, सार्वजनिक प्राधिकरण, इनमें किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। ये इसकी कुछ अहर्ताएं दी गई है। ठीक है, इसके अलावा भारत में राष्ट्रपति पद का जो भी उम्मीदवार होगा उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक 25,000 रुपए उसकी क्या होनी चाहिए, जमानत राशि, 25,000 रुपए जमानत राशि तय की गई है। और इसमें एक चीज लिखी हुई है, मैंने एम लक्ष्मीकांत में एक चीज गजब की चीज देखी कि इसमें लिखा हुआ कि ये जो 25,000 रुपए होंगे वो आरबीआई को जमा करवाएगा, आरबीआई में जमा होनी चाहिए, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये चीजें, ये जमानत राशि जमा होनी चाहिए। कुल पड़े मतदान का 1/6, कुल पड़े मतदान का 1/6 अगर प्राप्त नहीं होता है तो जमानत राशि को क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, कुल पड़े मतदान का, टोटल मतदान का नहीं, कुल पड़े मतदान का 1/6 भी अगर प्राप्त नहीं होता तो इसको क्या कर लिया जाता है, इसको जब्त कर लिया जाता है। ये एक चीज है, थोड़ा ध्यान रखना। और एक चीज मैं बताऊं, इससे पहले ये जो व्यवस्था है, इससे पहले इसमें क्या होता था, इसमें 10 तो प्रस्तावक, 10 अनुमोदक और 2500 रुपए इसमें क्या होती थी, जमानत राशि होती थी, जमानत राशि होती थी। पर 1997 के बाद में,
1997 के बाद में 1997 के बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। हाँ, थोड़ा ध्यान देख लेना, गलत डाटा मत लिख लेना। मतलब 1997 के बाद में इसमें क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया है और इसको बढ़ा के इसका जो नया रूप दे दिया गया वो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 25,000 रुपए जमानत राशि और आरबीआई में जमा करवाना जरूरी है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पद के लिए ऐसे यूं ही खड़ा ना हो जाए, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो एक प्रकार से मान के चलो कि भारत की राष्ट्रीय अखंडता को सुशोभित करने वाला पद होता है। तो वहां पे ऐसे ही कोई व्यक्ति खड़ा ना हो, कम से कम उसके पास 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 25,000 रुपए जमानत राशि होना जरूरी है, तभी वो आवेदन कर सकता है। इससे ये लगता है कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या जो राष्ट्रपति पद की जो मर्यादा है वो थोड़ी सी मजबूत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे इस चैनल के ऊपर हमारी ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाना, मैं आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से और भी गजब तरीके से नई नई चीजें अपडेट करूंगा। मेरे पास वो संसाधन नहीं कि मैं क्लिक करूं और आगे से आगे चीजें चलती रही, मेरे को टॉपिक देखना पड़ता है, फिर मेरे को टॉपिक ऐड करना पड़ता है। तो ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं। अगला अपना जो मुख्य बिंदु होगा वो होता है एक इसमें शपथ का, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित। देखो मैं हम आज अपने इस चैनल के ऊपर जो चीजें हो रही है ना, ये सभी एग्जाम्स के लिए होगी। राष्ट्रपति के शपथ की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को जो शपथ का जो काम होता है वो लगभग अनुच्छेद 60 के तहत होता है। पहली चीज तो अनुच्छेद 60 के तहत होता है। वैसे मैं पूरे आर्टिकल जो है ना, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 70, 72, 75 तक के आर्टिकल पूरे कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। पर एक बार मैं मोटे मोटे लिख रहा हूं ताकि अगर कोई बच्चा इन चीजों को देखे समझे कि हम शपथ का कहां पे है, तो शपथ का अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति को भारत में जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करवाता है, मुख्य न्यायाधीश करवाता है। इनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश करवा देता है, इनको शपथ दिलवा देता है। अच्छा, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित मैं आपको एक चीज बताऊं तो ये बहुत गजब की चीज है कि एक आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि भारत में राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो शपथ किस आधार पे लेता है। तो मैं एक छोटा सा कि आप लोगों के लिए लाइन लिख रहा हूं शपथ की कि वो शपथ कैसे लेता है। तो देखो, भारत का राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है कि मैं अमुक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होगा, मैं उसके लाइन छोड़ रहा हूं, मैं जैसे अमुक व्यक्ति जो भी होगा वो शपथ ले रहा है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूं। यहां पे ध्यान रखना शब्द है ईश्वर, यानी कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। अच्छा, इसी के नीचे फिर एक लाइन और है, ठीक है, इसी के नीचे एक लाइन और है और यह है कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। मैं अमुक, जो भी कोई व्यक्ति होगा, जैसे मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूं या लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं या करती हूं कि मैं, अब मैं नीचे 3 लाइन लिखूंगा यहां पे और ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन होगी कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगी। मैं श्रद्धापूर्वक, देखो ध्यान रखना, मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, पद का कार्यपालन करूंगा या करूंगी, क्योंकि कोई महिला भी हो सकती है। मैं अमुक व्यक्ति, जो भी कोई व्यक्ति होगा, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा या करूंगी। मैं संविधान और विधि का विधि का अब शब्द ध्यान रखना, परिरक्षण, संरक्षण, ये 3 शब्द ध्यान रखना, परिरक्षण, संरक्षण और
परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा या करूंगी, ये थोड़ा ध्यान रखना। और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, भारत की जनता की सेवा में और कल्याण में निरत रहूंगा, ये शब्द ध्यान रखना, निरत, निरत रहूंगा या रहूंगी, कल्याण में निरत रहूंगा या रहूंगी। ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम राष्ट्रपति के लिए कुछ पद के लिए कुछ शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं, तो एक बार मैं राष्ट्रपति पद की शर्तों के ऊपर बात कर लेता हूं। तो भारत के संसद राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ये अनुच्छेद 59 में है, ये अनुच्छेद 59 में है। कौन सी चीजें? शर्तें, अनुच्छेद 59 में। और हम इन शर्तों की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है उसके लिए जो शर्तें होगी वो क्या होगी? वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधानसभाओं का या फिर कोई मंत्रिमंडल में किसी भी प्रकार का पद ग्रहण उसके पास नहीं होना चाहिए, विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो पद ग्रहण से पूर्व उस सदन से उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, राज्य विधानसभाओं का सदस्य न हो। अगर ऐसा होता है तो पद ग्रहण से पूर्व इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा दे देगा। एक तो शर्त ये होती है इसकी, ठीक है। एक होती है कि कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा, वह उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास यानी राष्ट्रपति भवन में बिना कोई किराए के राष्ट्रपति या आधिकारिक भवन राष्ट्रपति भवन में रहना होगा, ठीक है। अच्छा, उसकी पदावधि के दौरान संसद के द्वारा वेतन भत्ते देय होंगे, संसद के द्वारा जो भी वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से देय होंगे, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा उनको सभी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। और इसके अलावा एक चीज और है कि भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, वेतन के बारे में मैं बात करूं आपको कि 2018, इनको लिख लेना आप लोग, जैसे मैं उतार चुका हूं। भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, वेतन की मैं बात करूं तो भारत के राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? देखो, भारत के राष्ट्रपति को 2018 में संसद ने 2018 के बाद भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है उस वेतन को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 5.08 लाख प्रति माह है। भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना हो गया? ये हो चुका है। इससे पहले 1.08 था, इससे पहले कितना था? 1.50 था, 1.50 लाख प्रति माह था, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5.08 लाख प्रति माह इसको कर दिया गया है। ये भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। अच्छा, 2008 के बाद में इनकी जो पेंशन है वो इनकी प्रति माह की जो सैलरी होती है उसकी 50% इनको क्या मिलती है? फिर बाद में इनको पेंशन मिलती है। राष्ट्रपति पद के जो व्यक्ति होते हैं उनको हटने के बाद में कितने? 50%। कितनी? प्रति माह के वेतन की, प्रति माह
का जो वेतन है इनका, इस प्रति माह के वेतन का 50%। ये चीज लागू कब से हुई थी? ये चीज लागू हुई थी 2008 के बाद में। तो ये में हमने राष्ट्रपति की कुछ मुद्दों पे बात की है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सभी प्रकार के राष्ट्रपतियों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं एक बार में यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, पर मैं मोटा मोटा भारत के कुछ राष्ट्रपतियों के एक बार आपको क्रम से नाम लिख देता हूं, केवल और केवल क्रम से नाम लिखूंगा मैं, और एक बार इसको पूरा देखना आप। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके क्रम से नाम देखो। अभी वर्तमान तक भारत के राष्ट्रपति हो मूल रूप से 15-16 राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो मैं एक बार नाम देखना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा देख लेना। भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो 26 जनवरी 1950 से ही स्टार्ट हो गए थे। यानी कि आजादी अपना जो शुरू हुआ था आजादी इसमें, तब से ही स्टार्ट हो चुके थे, और ये 13/5/1962 तक ही चले थे। ये 1962 तक रहे थे। और राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो 3 बार राष्ट्रपति बना था। कितने बार? 3 बार राष्ट्रपति बना था, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन होगा। सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे यहाँ पे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन के बाद में अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, मैं एक बार इनके बारे में डिटेल बाद में बता दूंगा, पहले मोटा मोटा लिख देता हूं मैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद में भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं, देखो वो जो बनते हैं ना सलाहकार, बीडी जत्ती वगैरह, वो बाद में देखेंगे। मैं पहले मूल राष्ट्रपतियों के नाम, जो निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं उनके नाम लिख रहा हूं यहाँ पे एक बार। इनके बाद में राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी। इनके बाद में कौन बनते हैं? वीवी गिरी बनते हैं। अच्छा, वीवी गिरी के बाद के अंदर कौन बनते हैं? यहाँ पे बनते हैं जाकिर हुसैन, पहले बन चुके थे, ये बन गए थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद बनते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद में भारत में जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ये नीलम संजीव रेड्डी बनते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में जो भारत के अंदर जो राष्ट्रपति के रूप में जो निर्वाचित होते हैं वो होते हैं अपने नीलम संजीव रेड्डी के बाद में अपने होंगे अपने ज्ञानी जेल सिंह हो जाएंगे। इनके बाद में कौन हो जाएंगे? ज्ञानी जेल सिंह हो जाएंगे। फखरुद्दीन ज्ञानी जेल सिंह। फिर इनके बाद में आर वेंकटरमन हो जाएंगे। आर वेंकटरमन के बाद में अपने यहाँ पे हो जाएंगे ज्ञानी जेल सिंह हो गए, आर वेंकटरमन हो गए। आर वेंकटरमन के बाद में हो गए क्या नाम था उनका? शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद में अपने बन जाएंगे यहाँ पे के आर नारायण बन जाते हैं। और के आर नारायण के बाद में अपने बन जाते हैं फिर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में अपने बन जाते हैं यहाँ पे कितने हो गए थे? 10 से 11 और 12 पे यहाँ पे हो जाएगी अपने श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर यहाँ पे अपने हो जाएंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद में अपने जो राष्ट्रपति बनते प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी के बाद में यहाँ पे 12-13 और ये 14 नंबर पे अपने बन जाते हैं प्रणब मुखर्जी के बाद में रामनाथ कोविंद के बाद में अपने यहाँ पे बन जाती है द्रौपदी मुर्मू। ये जो राष्ट्रपति बनी थी वो 2022 में बनी थी। तो ये मैंने कुछ राष्ट्रपतियों के नाम लिखे हैं आपके यहाँ पे, और इसमें कोई छूटा तो नहीं होगा जहां तक मेरा विचार है, पर आप एक बार थोड़ा देख लेना इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ तो 15 राष्ट्रपति हैं। अब इनके बारे में डिटेल अलग अलग बताने के बजाय मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको मोटी मोटी चीज ध्यान रखना है। जैसे भारत रत्न मिला था, भारत रत्न
किन राष्ट्रपतियों को मिला? तो राजेंद्र प्रसाद को मिला हुआ है, राधाकृष्णन को मिला हुआ है, जाकिर हुसैन को मिला हुआ है, वीवी गिरी को मिला हुआ है और इनके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम को मिला हुआ। बाकी और को कोई मिला है तो नए अपडेट में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। इनके अलावा भारत के अंदर जो मुस्लिम राष्ट्रपति बने उनमें जाकिर हुसैन बने हैं, इनके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद बने हैं और एपीजे अब्दुल कलाम बने। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, इन दोनों की राष्ट्रपति पद के ऊपर रहते हुए क्या हो गया था, इनका निधन हो चुका था। इनके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद वही है जो 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को इन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की थी। ठीक है, तो ऐसे कुछ फैक्ट हैं। जैसे इसी के अलावा जैसे वीवी गिरी है, वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनकी द्वितीय चक्रीय गणना हुई थी, द्वितीय चक्रीय गणना हुई थी। इसके अलावा संजीव रेड्डी ऐसे हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। और ये पहले गैर कांग्रेसी सरकार यानी कि जनता पार्टी की जो सरकार थी उस समय जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार में ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले थे। इनके अलावा मैं बात करूं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनती है जिनका संबंध राजस्थान से था। तो ये आज मैंने कुछ राष्ट्रपतियों को और राष्ट्रपतियों की जानकारी आपको दी है। अगर आपको हमारा चैनल पे इस वीडियो को अगर आप लोग पसंद करते हो तो इसको सब्सक्राइब करना और इसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इनके आगे की जो चीजें होगी मैं आपको सारी की सारी चीजें राष्ट्रपति का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, नमस्ते।